दोस्तों हमारा ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे कल इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि सर मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन अब वो लोग बोल रहे हैं कि आपका सेटलमेंट हुआ ही नहीं था। मतलब उन्होंने सेटलमेंट का अमाउंट भर दिया है लेकिन फिर भी उनका सेटलमेंट नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए आप वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में 5 ऐसा मिस्टेक के बारे में बात करूंगा जो कि आपके साथ भी हो सकता है। और अगर ये 5 में से कोई भी एक गलती आप भी करते हो तो आपका पेमेंट हो जाएगा लेकिन सेटलमेंट नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब में ऐसा कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, मैं हूँ हसन, आप देख रहे यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले अगर मिस्टेक की बात करो जो कि सेटलमेंट करते वक्त होता है, वो होता है पेमेंट विदाउट सेटलमेंट लेटर। अभी देखिए दोस्तों, बता देना चाहूँगा, जब भी आप लोन सेटलमेंट करते हो तो आपके साथ एक सामने वाला जो कलेक्शन एजेंट है उसके साथ नेगोशिएट होता है एक अमाउंट का, और नेगोशिएट होने के बाद आपको एक जो है सेटलमेंट लेटर दिया जाता है जिसको लोन सेटलमेंट लेटर बोला जाता है। और उस सेटलमेंट लेटर में सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, लाइक आपका कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना अमाउंट में आपका लोन सेटलमेंट होने वाला है, वो सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। और वो चेक करने के बाद ही आपको जो है पेमेंट करना होता है। लेकिन ऐसा काफ़ी बार होता है कि आप उनके साथ नेगोशिएट किए, फिर एक अमाउंट फाइनल हुआ और फाइनल होने के बाद तुरंत आपने पेमेंट कर दिया, और फिर बाद में आपके पास आया कि सर वो जो अमाउंट में आपसे बात हुआ था सेटलमेंट का, वो अमाउंट अप्रूवल नहीं आया तो ये सेटलमेंट नहीं हो सकता। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। सो इसके बचने के लिए आपको कभी भी सेटलमेंट लेटर प्राप्त करने के बाद ही पेमेंट करना है, उससे पहले कभी भी पेमेंट नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। सेटलमेंट लेटर पहले, उसके बाद पेमेंट का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोला जाता है फेक सेटलमेंट लेटर। अभी ये फेक सेटलमेंट लेटर क्यों है, क्या है, मैं बता देता हूँ। जब भी आप लोन सेटलमेंट करोगे तो आपको जो सेटलमेंट लेटर आएगा वो आएगा आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी के तहत, ना कि व्हाट्सएप पे। अगर आपको कोई ईमेल आईडी के बिना अगर कोई पर्सनल ईमेल आईडी जैसे जीमेल या फिर याहू मेल या फिर आपके व्हाट्सएप में जो है एक पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाता है कोई सेटलमेंट लेटर, तो उसको आप कंसीडर नहीं करोगे। आपको कंसीडर कौन सा करना है, जब भी कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी से आएगा तो ही कंसीडर करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एचडीएफसी बैंक से लिया है लोन और उससे सेटलमेंट कर रहे हो, तो जो ईमेल आईडी से मेल आएगा उसमें लास्ट में HDFC.co.in या फिर .com ऐसा रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है वो लेजिट होना चाहिए, ना कि कोई जीमेल आईडी याहू या फिर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड वाला। तो ये बात को जरूर ध्यान रखिए, नहीं तो हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए। तीसरा पॉइंट है, वो पॉइंट बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वो होता है दोस्तों अमाउंट जो बोला जाएगा आपको लोन सेटलमेंट लेटर में, वो अमाउंट समय पे नहीं करना। देखिए दोस्तों, लोन सेटलमेंट जो लेटर होता है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट होता है जहां पे आपको एक अमाउंट बोला जाता है पे करने के लिए एक दिया हुआ टाइम या फिर डेट पे। अगर आप दोस्तों उस डेट को सीरियसली नहीं लेते हो, अगर एक दिन भी लेट करते हो तो भी आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट जो है नहीं रहेगा, मतलब आपका सेटलमेंट जो है कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कस्टमर है केवल एक दिन लेट किया पेमेंट, जिसके चलते उनका लोन सेटलमेंट पूरा कैंसिल हो गया। मतलब भी हो गया लेकिन सेटलमेंट नहीं हुआ ड्यू टू कि एक दिन सिर्फ उन्होंने लेट किया था पेमेंट। देखिए दोस्तों, अगर इसको आप एस्केलेट भी करोगे तो आप जो है जीत नहीं पाओगे, क्योंकि आपने खुद एग्रीमेंट किया है कि इस डेट को मैं पे करूंगा सेटलमेंट का अमाउंट। तो ऐसा भी इशू आपके साथ हो सकता है। सो जब भी आप लोन सेटलमेंट करो इस बात को ध्यान रखो, जो डेट पे बोला गया उससे एक दिन पहले करोगे, एक दिन पहले 2 दिन पहले करोगे चलेगा, लेकिन एक दिन बाद 2 दिन बाद पेमेंट करोगे तो नहीं चलेगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वो बहुत सिली है, और ये मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक कस्टमर का जो है हमारे ऑफिस में एक कस्टमर का एस्केलेशन आया था 2 साल बाद कि मैंने पेमेंट कर दिया है, लोन क्लोज कर दिया है, फिर भी मेरे पास कलेक्शन एजेंट का कॉल क्यों आ रहा है। लेकिन जब उस कस्टमर का जब मैंने डिटेल्स चेक किया तो पता चला वो लोन एक्टिव है और कस्टमर का आउटस्टैंडिंग कुछ 30-40 हज़ार रुपये का आउटस्टैंडिंग है। और जब मैंने चेक किया पेमेंट हिस्ट्री तब देखा कस्टमर का 2 लाख रुपये 2 साल पहले पेमेंट हुआ था। मतलब कस्टमर ने एक बड़ा अमाउंट जो है पे किया था। तो जब उसका इन्वेस्टिगेट किया मैंने फर्दर कि एजेंट ने कॉल पे क्या बोला था, अमाउंट क्या बोला था, क्या अमाउंट पे किया था, तो एजेंट ने जो अमाउंट बोला था कॉल पे वो अमाउंट सही था,
वहाँ पे कस्टमर को पे करना था एक अमाउंट, मतलब 321 रुपये, और कस्टमर ने कर दिया था 320 रुपये। अब ये जो अमाउंट होता है ना, ये सिस्टम जनरेटेड अमाउंट होता है। मतलब अगर आपने ये 1-2 रुपये ज़्यादा कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने 1-2 रुपये कम कर दिया तो क्या होता है, कभी कभी सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर उसको एज ए नॉर्मल पेमेंट कंसीडर होगा, और जो सेटलमेंट का जो रिक्वेस्ट सिस्टम में जनरेट होता है वो ऑटो कैंसिल हो जाता है। तो इस कस्टमर के साथ ऐसे ही हुआ था। तो कस्टमर ने पेमेंट करके एकदम निश्चित हो गया कि हाँ मेरा तो सेटलमेंट हो गया, मैंने तो पेमेंट कर दिया, लेकिन उन्होंने 1 रुपये कम किया था और फिर बाद में वो लोन क्लोज ही नहीं हुआ। वो सारा अमाउंट एज ए EMI एडजस्ट हो गया। जब पूरा जो EMI का अमाउंट खत्म हो गया, मतलब एडजस्ट खत्म हो गया, जो बाकी आउटस्टैंडिंग जब था, फिर उसके पास कॉल जाना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा एस्केलेशन आया था। सो कस्टमर ने गलती यही किया था कि 1 रुपये कम पेमेंट किया था। तो कभी भी आपको 1 रुपये पेमेंट भी कम नहीं करना है, जितना अमाउंट है उतना ही पे करना है। भले आपने 1 रुपये ज़्यादा पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 1 रुपये भी कम नहीं करना है। ये बात को जरूर ध्यान रखिए जब भी आप लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कर रहे हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जो 5वां पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए है जिनका ऑटो डेबिट में डिडक्शन होता है। ऑटो डेबिट मतलब जिनका नैच एक्टिवेट है, ECS एक्टिवेट है, उनके लिए। देखिए इसके समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए आपका हर महीने 5 तारीख को EMI कटता है और आपने 15 तारीख को कॉल किया कस्टमर केयर में कि मुझे लोन सेटलमेंट करना है। तो आपको अधिकारी ने बोल दिया सर आपका जो है ऑटो डेबिट एक्टिवेट है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपको 5 तारीख को तो ऑटो डेबिट एक्टिवेट है, तो आपका लोन जो है इसको फोरक्लोज करने के लिए आपको 2,10,000 रुपये पे करना है, और 10,000 आपका जो है ऑटो डेबिट से कटेगा और बाकी 2 लाख आपको ऑनलाइन पे करना है, और आपको पेमेंट जो करना है वो 5 तारीख को करना है। सो आपने क्या किया कि 5 तारीख को बोला है पेमेंट करने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास तो पैसा आ गया, मैं करता हूँ 1 तारीख को पेमेंट कर देता हूँ 2 लाख, और बाकी मैं पैसा छोड़ देता हूँ। 10,000 मुझे बोला था ऑटो डेबिट से कटेगा। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे वो 10,000 रुपये नहीं कटता है। अब 10,000 रुपये क्यों नहीं कटता है? 10,000 रुपये इसलिए नहीं कटता है क्योंकि उसका जो पेमेंट डेट है, वो पेमेंट डेट तो 5 तारीख को था। आपने पेमेंट कर दिया 2 लाख रुपये पहले ही। अब जैसे ही आप वो पे करोगे ना, वो सिस्टम में क्या होगा, वो 2 लाख का अमाउंट जो है अपकमिंग EMI के साथ एडजस्ट हो जाएगा, और फिर ऑटो डेबिट का जो रिक्वेस्ट जाता है सिस्टम से वो फिर नहीं जाएगा, जिसके चलते अभी क्या होगा, कस्टमर वेट करेगा। 5 तारीख जैसे ही आएगा कस्टमर को लगेगा कि मेरा पेमेंट अकाउंट से कटेगा। अब जब कॉल करोगे कस्टमर को, कस्टमर केयर बोलेगा सर आज का दिन वेट कर लीजिए आपको कट जाएगा। तो आप वेट करते रहोगे, आपको कटेगा नहीं। और फिर 6 तारीख को क्या होगा, आपका जो सेटलमेंट का जो अमाउंट है वो टोटल चेंज हो जाएगा। फिर आपको जो है रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं उसको ध्यान दिया, ऐसा भी बहुत सारे कस्टमर के साथ होता है कि ध्यान ही नहीं दिया, कस्टमर को लगा कि मेरा कट चुका है अकाउंट से, और फिर वो अमाउंट कटा नहीं। वो जो 2 लाख रुपये जो पेमेंट उसने किया था ऑनलाइन, वो फिर एडजस्ट होके फिर 1-1.5 साल चला गया, और फिर वो 10,000 रुपये भी नहीं कटा, कस्टमर का सेटलमेंट भी नहीं हुआ। सो आपको इसको क्या करना है, इसको बचने के लिए आपको जिस डेट में ऑटो डेबिट होता है उसी डेट में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। उससे एक दिन पहले भी नहीं करना है, एक दिन बाद भी नहीं करना है। मतलब अगर आपको 5 तारीख का, जैसे मैंने एग्जाम्पल पे बताया, 5 तारीख का अगर आपका ऑटो डेबिट का डेट है तो 5 तारीख को ही आपको जो है रिमेनिंग अमाउंट ऑनलाइन पे करना है। बाकी जो 10,000 रुपये वो अकाउंट में मेंटेन रखना है, मतलब EMI का जो अमाउंट है वो उसी दिन कट जाएगा। लेकिन 2-4 दिन पहले अगर आप कर दोगे तो हो सकता है आपका ऑटो डेबिट वाला अमाउंट ना कटे और फिर आपका सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। सो दोस्तों ये 5 जो मैंने पॉइंट बोला, ये 5 मेरा जो भी वर्क हिस्ट्री था उसके हिसाब से, मेरा जो भी एस्केलेशन कस्टमर का आता था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आई होप दोस्तों आपको भी ये हेल्प करेगा अगर आप लोन या फिर क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करने जा रहे हो। सो वीडियो को प्लीज़ जो है फॉरवर्ड करिएगा आपके फ्रेंड दोस्तों के साथ, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको भी कोई सेटलमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कोई भी नॉलेज चाहिए और भी डिटेल्स में, सो उसके लिए मैंने एक पूरा सीरीज़ बना के रखा है रिगार्डिंग लोन सेटलमेंट। उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप प्लीज़ उसको एक बार रेफ़र कर लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी सारा जो है नॉलेज मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ बताना चाहूँगा, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ता है, जैसे आपको भी पता है तो एंजल वन का अकाउंट खोल सकते हो। अब सवाल आता है एंजल वन ही क्यों? देखिए दोस्तों इसका रीज़न है, इसमें कोई भी एनुअल मेंटेनेंस फीस या फिर चार्जेस नहीं लगता, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगता, यहाँ तक कि इसमें कोई भी ट्रेडिंग फी जो ब्रोकरेज फी बोला जाता है वो भी नहीं लगता। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो मतलब डिलीवरी के लिए, तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता, जीरो लगता है। सो ये बहुत अच्छा जो है ब्रोकर है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहें तो उसका अकाउंट खोलने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे वहाँ से आप
अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।